नमस्कार भाइयों, सुप्रभात। भाइयों, हमारे एक व्यूअर हैं जो पिछले 2-3 दिन में जिन्होंने बहुत सारे कमेंट किए कि भैया हमें एसएससी कांस्टेबल जीडी की प्रैक्टिस करा दीजिए। तो उनके कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, उनकी बातों को मानते हुए हम आज जो है आपके लिए एसएससी जीडी के लिए जीके का एक प्रैक्टिस सेशन करा रहे हैं आपके सामने। मैं बस आपसे ये कहूँगा कि ये जो प्रैक्टिस करा रहे हैं हम, इसे आप क्वेश्चन पेपर मत समझिए। हमारा उद्देश्य क्वेश्चन पेपर के हिसाब से नहीं है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो उसके क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो अलग होता है, उसका बैलेंस थोड़ा अलग होता है। हालांकि प्रैक्टिस सेट भी बहुत अच्छा बनाए रखा है हमने, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पेपर थोड़ा ज़्यादा टाइम देकर हम बनाते हैं। अब उनकी बाकी भाइयों की बात को ध्यान में रखना था, तो थोड़ा हमने कम टाइम में इसको आपके सामने प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी बहुत सारे आपके सामने प्रैक्टिस सेट लाएं एसएससी कांस्टेबल जीडी से पहले, जिसमें जीके के भी होंगे, रीजनिंग भी होगी, मैथ भी होगी और हिंदी भी हम कोशिश करेंगे भाई। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस सेट होंगे, बस ये सोचकर कि आपको सवालों की प्रैक्टिस मिल जाए और आप देख सकें, कुछ नई चीज़ भी सीखते चले जाएं। इस तरह के हम प्रैक्टिस सेट आपके सामने लाएंगे। हाँ, आपको बस कमेंट करके हमें ये बताना हमारी ये कोशिश आपको कैसी लग रही है। हाँ, कमेंट तब करना है जबकि आप पूरे प्रैक्टिस सेट देख लें, क्योंकि उससे पहले आपने 2 क्वेश्चन देखे और आपने उसी के आधार पर निर्णय दे दिया तो वो गलत है। ठीक है, मैं अब शुरू कर रहा हूँ एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए विशेष प्रैक्टिस सेट। मैं जीडी के लिए विशेष बोल रहा हूँ, लेकिन हर एग्जाम में ये महत्वपूर्ण ही होगा। लेकिन क्योंकि अभी जीडी जल्दी है, तो इसीलिए हम इसी के आधार पर थोड़ा स्पीड से ज़्यादा प्रैक्टिस कराने के लिए ज़्यादा सवाल लाने की कोशिश करेंगे आपके सामने। पहला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने किस स्थान पर 5,00,000 AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन को मंजूरी दी है? पुणे, जबलपुर, अमेठी या कानपुर? चेक कीजिए भैया। ओके, ठीक है, आंसर है भैया इसका आंसर है सी, अमेठी। ओके, आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे लंबे समय तक राज करने वाला सम्राट या साम्राज्ञी कौन है? तो इसके लिए जब हम बात करते हैं तो आपको ऑप्शन है लुई 14वां फ्रांस का, भूमिबोल अब्दुल्ला देज थाईलैंड के, एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की या सिकंदर यूनान के? ट्राई कीजिए भैया। विश्व में कौन सा सम्राट या साम्राज्ञी या महारानी ऐसी है जिसने वर्ल्ड में सबसे लंबे समय तक शासन किया है? आपके सामने है, लुई 14वां फ्रांस का है, भूमिबोल अब्दुल्ला देज थाईलैंड के, एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की या सिकंदर यूनान के? ठीक है भाई, तो सही आंसर है इसका भैया आपका ये क्या, यानी लुई 14वां फ्रांस। याद रखना, लुई 14वां जो फ्रांस है ये नंबर 1 वर्ल्ड में सबसे लंबे समय तक। अभी एलिजाबेथ द्वितीय जिनका निधन हुआ हाल ही में, उनके बारे में बात करें तो ये 2nd है और ये 3rd पर पहुंच गए हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने इनसे ज़्यादा समय तक का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन लुई 14वें से कम रह गया था इनका समय। ठीक है, 72 वर्ष कुछ दिन का इनका समय है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। 1st, 2nd, 3rd थोड़ा सा ध्यान रखिए। लुई 14वां सबसे नंबर 1 रहा और एलिजाबेथ द्वितीय 2nd पर रही। आगे बढ़ते हैं। बादलों की दिशा और गति किस यंत्र से मापते हैं? बादलों की दिशा और गति किस यंत्र से मापते हैं? नेफोस्कोप, रिक्टर स्केल, हाइड्रोमीटर या बैरोमीटर? ट्राई कीजिए भाई। ओके, सही आंसर है भाई ए, नेफोस्कोप। नेफोस्कोप से बादलों की दिशा और गति नापते हैं। भूकंप की तीव्रता सभी जानते हैं। वायुदाब, हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? हाइड्रोमीटर से ओके, आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। आपेक्षिक घनत्व, बैरोमीटर से वायुदाब, रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता, नेफोस्कोप से बादलों की दिशा और गति। और हाइड्रोमीटर की जगह अगर हाइग्रोमीटर आ जाए, याद रखना, एक होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइग्रोमीटर। ओके, अगर हाइग्रोमीटर आ जाए तो इससे नमी यानी आर्द्रता मापते हैं, नमी, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता मापते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश देने की घटना क्या कहलाती है? महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश देने की घटना क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, उपसंपदा या निर्वाण? देखते हैं भाई, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, उपसंपदा या निर्वाण? तो ट्राई कीजिए। ओके, आ जाते हैं भैया। प्रथम उपदेश देने की घटना धर्मचक्र परिवर्तन कहलाती है भाई।
ठीक है। महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या होता है? जब उन्होंने घर को त्यागा था, महात्मा बुद्ध ने जब घर को त्यागा तो महाभिनिष्क्रमण, यानी ये है गृह त्याग। ये पहला उपदेश हो गया। निर्वाण मृत्यु का प्रतीक है। निर्वाण या महापरिनिर्वाण बोलते हैं जिसको, वो मृत्यु, महात्मा बुद्ध की मृत्यु निर्वाण है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। मैं बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान देना है और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अगला क्वेश्चन, सोडियम का लैटिन नाम क्या है? सोडियम का लैटिन नाम क्या है? नेट्रियम, स्टेनम, कैलियम या प्लम्बम? नेट्रियम, स्टेनम, कैलियम या प्लम्बम? ओके, ठीक है भाई, आंसर है ए, Na, सोडियम Na मतलब नेटियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक का लेखक कौन था? मेंडल, लेमार्क, डार्विन या ल्यूवेनहॉक? मेंडल, लेमार्क, डार्विन या ल्यूवेनहॉक, किसने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी? ठीक है भाई, सही आंसर है डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, याद रखना, इसमें ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पूरा नाम था, लेकिन कई बार क्या होता है सिर्फ ये पूछ लेते हैं, कई बार सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन पूछते हैं, कई बार ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पूछते हैं। चार्ल्स डार्विन, ठीक है, जिसे इन्होंने जो सिद्धांत दिया था योग्यतम की उत्तरजीविता, इसमें जो रखा गया उस सिद्धांत को क्या कहा गया? योग्यतम की उत्तरजीविता। इसका मतलब क्या था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इंग्लिश में बोले सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो सबसे योग्य होगा वही बाद में जीवित रहेगा। ऐसा सिद्धांत दिया किसने? चार्ल्स डार्विन ने। पुस्तक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं भाइयों। निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा से संबंधित नहीं है? कैगा, डिगबोई, तारापुर या नरवा? ठीक है भाई, ऑप्शन बी डिगबोई। डिगबोई कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल के लिए प्रसिद्ध है, तेल संयंत्र है। बाकी कैगा कर्नाटक में परमाणु ऊर्जा, तारापुर महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा, नौरारा यूपी में गंगा नदी के तट पर बुलंदशहर के पास परमाणु ऊर्जा। ठीक है, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1221 AD, 1398 AD, 1526 AD, 1739 AD? ट्राई कीजिए भाई। ओके, सही आंसर है डी, 1739। 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया। अभी ये जो ऑप्शन में डेट है तो इनसे भी सीख लेते हैं। 1221 में चंगेज खां, चंगेज खां। 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण किया भाई। और 1526 में बाबर ने पानीपत का युद्ध किया। तो चंगेज खां, तैमूर लंग, बाबर का पानीपत का पहला युद्ध, और 1739 में नादिर शाह था ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद यूएनओ द्वारा 2023 को किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन है दलहन वर्ष, खेल वर्ष, पर्यावरण जागरूकता वर्ष या बाजरा वर्ष? ट्राई कीजिए। ओके, सही आंसर है डी, बाजरा वर्ष। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, याद रखना, मिलेट्स। मिलेट्स मतलब जो मोटे अनाज होते हैं। तो अगर ऑप्शन में बाजरा वर्ष नहीं है तो ऐसा भी आ सकता है, याद रखना, मोटे अनाज वर्ष। अगला वर्ष जो है 2023 की बात कर रहे हैं, मोटे अनाज के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। किसको भाई? यूएनओ द्वारा 2023 को बाजरा वर्ष के रूप में। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन है कावेरी, नर्मदा, गोदावरी या कृष्णा? कावेरी, नर्मदा, गोदावरी या कृष्णा, किस पर है भाई? ट्राई कीजिए। आंसर है सी, गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी परियोजना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। 10 के साथ हम कुछ और भी बताकर चल रहे हैं, वो आपको दिख ही रहा है। किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखना, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, सभी की सीटों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ? यूपी में। विधानसभा पूछे यूपी, विधान परिषद पूछे यूपी, लोकसभा पूछे यूपी, और भाई राज्यसभा पूछे तो भी यूपी। यूपी की विधानसभा में 403 सीट हैं,
विधान परिषद में 99+1 है। ओके, और उसके बाद आ जाती है हमारी लोकसभा। लोकसभा में हमारी कितनी 80 सीट हो गई, और हमारी जो राज्यसभा में 31 सीट हो गई यूपी में। ठीक है, ओके भाई। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन देख लीजिए भैया ध्यान से। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं। ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी सी ऊपर नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं इसको चेंज करके दोबारा से करते हैं। हाँ जी, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, संसद या कैबिनेट? ट्राई कीजिए। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, संसद या कैबिनेट? ओके, ठीक है भाई। तो सही आंसर है भैया संसद, क्योंकि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है अनुच्छेद 61 के तहत संसद में लगता है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, कैबिनेट, ये नहीं संसद। संसद में अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा बंदरगाह डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे स्थित है? कौन सा बंदरगाह डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, विशाखापट्टनम, नाहवा शेवा, पारादीप या कांडला। ओके भाई, तो सही आंसर है भाई विशाखापट्टनम। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में पड़ता है भाई, आंध्र प्रदेश, प्रदेश नहीं लिखते। नाहवा शेवा मुंबई में पड़ता है। ओके, पारादीप कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। और कांडला कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, नाहवा शेवा मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई नहीं लिखेंगे तो महाराष्ट्र लिख देंगे। ठीक है, तो ये 4 बंदरगाह हो गए, सारे के सारे महत्वपूर्ण है। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? एजरा कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, गोल्फ, फुटबॉल या पोलो? ट्राई कीजिए भाई। सही आंसर है डी, पोलो। याद रखना, ये भारत में क्या वर्ल्ड में पोलो का पहला कप माना जाता है। 1880 में शुरुआत हुई कलकत्ता में, इसकी शुरुआत भारत में ही हुई थी। एजरा कप कलकत्ता से शुरुआत हुआ 1880। और ये आप जानते हैं कि जो पोलो खेल है इसकी शुरुआत भी भारत में हुई थी। भारत के मणिपुर में पोलो की शुरुआत हुई। ठीक है, भारत के एक शासक थे जिनकी मृत्यु पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी। कौन शासक थे? आप कमेंट करके बताए ना, कौन शासक थे जिनकी मृत्यु पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी? भारत के ऐसे कौन से शासक थे? ठीक है, 14 के बाद 15 पर आते हैं। गांधार शैली किस वंश से संबंधित है? मौर्य, कुषाण, गुप्त या मुगल? गांधार शैली किस वंश से संबंधित है? ओके, सही आंसर है बी, कुषाण। अच्छा भाई, गांधार शैली जो है इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि गांधार शैली कौन सी 2 कलाओं का मिश्रण है? तो गांधार शैली में हिंदुस्तानी यानी भारतीय कला और यूनानी कला दोनों का मिश्रण है गांधार शैली में। भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण है गांधार शैली। बहुत अच्छा सवाल है अगला सवाल। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किन 2 ग्रहों के बीच रहकर करती है? ठीक है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किन 2 ग्रहों के बीच रहकर करती है? बुध शुक्र, मंगल शुक्र, शुक्र बुध या मंगल बुध? बुध शुक्र, मंगल शुक्र, शुक्र बुध या मंगल बुध? ट्राई कीजिए भाई आराम से, कूल माइंड होकर। अगर आपने सोच भी लिया है तो एक बार जरूर सोचिए मेरे कहने से, एक बार सारे ऑप्शन देखिए। ओके, तो भाई देखिए कह रहा है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किन 2 ग्रहों के बीच रहकर करती है? तो सही आंसर है मंगल और शुक्र ग्रह के बीच। ठीक है, सूर्य के बाद पहला ग्रह होता बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। तो शुक्र, पृथ्वी, मंगल। शुक्र और मंगल के बीच में कौन सी? पृथ्वी है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अगर ध्यान नहीं देंगे तो आसान सवाल नंबर जाता रहेगा, ध्यान नहीं दोगे तो भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? ठीक है, मैक्सिमम स्पीड बतानी है लाइट की कि किस में मैक्सिमम स्पीड होती है। स्टील यानी इस्पात में, डायमंड हीरे में, निर्वात वैक्यूम में, पारे यानी कि मरकरी में।
ट्राई कीजिए भाई। ओके, सही आंसर है सी, निर्वात में। ठीक है, निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। ध्वनि की चाल अगर पूछता तो निर्वात में 0 होती है, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। एसी को डीसी में कौन बदलता है? ट्रांसफार्मर, डायनेमो, सौर सेल या रेक्टिफायर? एसी को डीसी में कौन बदलता है? बहुत बढ़िया भाई, सही आंसर है डी, रेक्टिफायर। एसी को कम या ज़्यादा करने का काम है इसका, कम या ज़्यादा कर सकता है। एसी को डीसी में नहीं बदल सकता, एसी को डीसी में रेक्टिफायर बदलेगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं 19वां क्वेश्चन। जब सीमांत उपयोगिता 0 हो तो कुल उपयोगिता होती है। मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी? 0, न्यूनतम, अधिकतम, ऋणात्मक। जब सीमांत उपयोगिता 0 है तो कुल उपयोगिता क्या होगी? उपयोगिता को तुष्टि गुण भी बोलते हैं भाई, इंग्लिश में यूटिलिटी बोलते हैं। तो सही आंसर है अधिकतम। जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल तुष्टि गुण या कुल उपयोगिता मैक्सिमम होता है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता था, है या था कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए योजना आयोग जो है ये तो भाई अब समाप्त कर दिया गया है, तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग भी लिख सकते हो आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। का पदेन अध्यक्ष राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या कैग? ठीक है, सही है, आंसर है भाई प्रधानमंत्री। अब देखिए एक चीज, योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री, नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री, पदेन प्रधानमंत्री। ठीक, एक बात और देखिए, अभी आप सभी एग्जाम को उठाकर देखिए तो पंचवर्षीय योजनाओं से जुड़े हुए सवाल जरूर आ रहे हैं, योजनाओं से संबंधित सवाल बहुत आ रहे हैं। तो इसलिए इन दोनों सवालों को ध्यान रखना। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। योजना आयोग को नीति आयोग ने प्रतिस्थापित 2015 में किया, ये भी आप जानते हैं। एक बात और, एक और संगठन था जिसे बोलते थे राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका अध्यक्ष भी पदेन प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष पदेन प्रधान, नीति आयोग का अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री। योजना आयोग की स्थापना 1950, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952, नीति आयोग 2015। सभी को समाप्त करके नीति आयोग बना दिया गया। तीनों के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री है। योजना आयोग की जगह किसने ली? नीति आयोग ने ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार कौन प्रदान करता है? मैग्सेसे या मेगा शायशाय पुरस्कार कौन प्रदान करता है? स्वीडन, फिलीपींस, यूनेस्को या यूएनओ? ट्राई कीजिए भाई। ओके, सही आंसर है फिलीपींस। स्वीडन नोबल देता है, नोबल पुरस्कार स्वीडन देता है, और मैग्सेसे है फिलीपींस देता है। इसे एशिया का नोबल भी बोलते हैं। यूनेस्को कौन सा देता है? कलिंग पुरस्कार देता है। अब एक बात और बताइए, मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो पहले भारतीय कौन थे? पंडित रविशंकर थे। पंडित रविशंकर जो थे प्रथम भारतीय थे जिन्हें की मैग्सेसे पुरस्कार मिला। ओके, नाबार्ड किससे संबंधित है? नाबार्ड किससे संबंधित है? कृषि, चिकित्सा, उद्योग या विदेशी व्यापार? ट्राई कीजिए भाई। ओके, सही आंसर है ए, कृषि। नाबार्ड कृषि से संबंधित है भाई। नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1982 में इसकी स्थापना हुई। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1982 में इसकी स्थापना हुई शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर। कौन सी समिति? शिवरामन समिति। शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, यही तो पूछ रहे हैं हम, एंड रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण और कृषि विकास का राष्ट्रीय बैंक। ओके, आगे बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सी आनुवंशिक बीमारी है? इनमें से ऐसा कौन सा डिसीज है जो कि जेनेटिक है? ठीक है, टिटनेस, टाइफाइड, हीमोफीलिया या हाइड्रोफोबिया? देखकर करना भाई। ओके, तो सही आंसर है सी, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। हाइड्रोफोबिया पागल कुत्ते काटने से होता है, यह आनुवंशिक नहीं है, जेनेटिक नहीं है। ठीक है, हीमोफीलिया जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता।
ओके, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, एसिटिलीन। ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या एसिटिलीन? गोबर गैस में मीथेन होती है, सीएनजी में ब्यूटेन, प्रोपेन होती है। ठीक है भाई, थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, मैंने कहा कि प्रैक्टिस ज़्यादा करानी है। ठीक, जब प्रैक्टिस ज़्यादा करानी है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताना चाह रहे हैं, तो स्पीड ज़्यादा रखेंगे भाई। अगर आप कहेंगे तो अगली वीडियो में मैं स्पीड को कम कर दूंगा, समझाने पर ज़्यादा ध्यान दूंगा, लेकिन कमेंट करके जरूर बता देना कि स्पीड कम रखनी है या सही है। ओके, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में शामिल है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में शामिल है? 9, 7, 5 या 3? ओके, बहुत अच्छे भाई, आंसर है 7। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। उसके अंदर 3 सूचियां हैं। 7वीं अनुसूची में कौन सी है? 3 सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, और जो तीनों से बच जाती है अवशिष्ट शक्तियां हैं वो। ओके भाई, कंटूर रेखाएं किसकी समानता प्रदर्शित करती है? तापमान, ऊंचाई, वर्षा या वायुदाब? कंटूर रेखाएं किसकी समानता प्रदर्शित करती है? तापमान, ऊंचाई, वर्षा या वायुदाब? बहुत अच्छे भाई, सही आंसर है बी, ऊंचाई। समान ऊंचाई वाली रेखाओं को कंटूर रेखाएं भी कहते हैं। मानचित्र पर जो समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं बनती है उन्हें कंटूर रेखाएं यानी कि समोच्च रेखाएं भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। बहुत आसान सा सवाल, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया था? ओके, मैंने कहा कि प्रैक्टिस है तो सवाल इजी रखने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे टेस्ट आगे बढ़ते जाएंगे सवालों का लेवल भी, क्योंकि प्रैक्टिस अपने हिसाब से कराऊंगा मैं आपसे। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1970, 1920, 1930, 1942? ट्राई कीजिए भाई, सही आंसर है 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा शुरू की। 6 अप्रैल को उन्होंने अपने हाथों से नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा, और उस दिन नमक सत्याग्रह या ये कहिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। तो 1930 में 12 मार्च में यात्रा शुरू, 6 अप्रैल को नमक बनाया। ठीक है, 1930 में कौन सा? नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1920 में क्या था? असहयोग आंदोलन। 1917 में क्या था? चंपारण आंदोलन। 1942 में भारत छोड़ो। तो लिख देता हूं मैं चंपारण, महात्मा गांधी का भारत के अंदर पहला आंदोलन, यहां पर असहयोग आंदोलन। ठीक है, इसे भारत का पहला जन आंदोलन भी कह सकते हो आप। 1930 में दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह हो गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त होती हैं? ओके भाई, आंसर है 3 प्रकार की। भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां? 3 प्रकार की। अनुच्छेद 352, 356, 360। ओके, कौन कौन से? अनुच्छेद 352, 356, 360। ओके, इसको बोलते हैं आपातकाल, इसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, इसको बोलते हैं वित्तीय आपात। ठीक है, तो कितने प्रकार की विशेष शक्तियां हैं? 3 प्रकार की हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, लास्ट के 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। ओके, ठीक जी। हाँ जी, प्रकाश के किस गुण के कारण शाम के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है? ऑप्शन है अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या व्यतिकरण। ट्राई कीजिए भाई। ओके, प्रकाश के किस गुण के कारण शाम के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है? प्रकीर्णन के कारण। अंतरिक्ष का रंग लाल दिखता है प्रकीर्णन के कारण। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन होता है जो सुबह के समय सूर्य उदय होने से पहले दिख जाता है, अपवर्तन। शाम के समय छिपने के बाद भी दिख रहा अपवर्तन, लेकिन रंग दिख रहा है तो प्रकीर्णन। जब भी कलर की बात आए प्रकीर्णन। व्यतिकरण में कलर क्या होता है? साबुन का बुलबुला रंगीन दिखता है व्यतिकरण के कारण। ठीक है, परावर्तन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, हीरे का चमकना है, मरीचिका मिराज दिखता है, एंडोस्कोपी है, ये सब परावर्तन के उदाहरण है भाई। ठीक, प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल का आविष्कारक कौन था? ऑप्शन देखिए, वर्नर वॉन ब्राउन, रॉबर्ट ओपनहीमर, बेंजामिन फ्रैंकलिन या रॉबर्ट फॉर्मिच। ट्राई कीजिए भाई। ओके, प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल के वर्नर वॉन ब्राउन।
रॉबर्ट ओपनहीमर की बात करें तो जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था भाई, तो उस समय अमेरिका ने मैनहट्टन परियोजना पर काम किया। परमाणु बम जो बनाने की परियोजना या परमाणु बम जापान पर गिराने वाली बात थी, तो उसको मैनहट्टन परियोजना भी कहा गया। उस मैनहट्टन परियोजना में निदेशक थे रॉबर्ट ओपनहीमर। ठीक है, तो एक तरह से इन्हें परमाणु बम का जनक भी कह देते हैं कई बार। इसके बाद रॉबर्ट फॉरविच ट्रैक्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन तड़ित चालक यानी लाइटनिंग कंडक्टर से संबंधित है। अभी हमने पूछा प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल, मिसाइल में वर्नर वॉन ब्राउन इसके आविष्कारक थे। ठीक है, तो भाई तो ये जो थे हमारी तरफ से आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस थे। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मेरी खुद की इच्छा है कि मैं आपके एसएससी जीडी तक बहुत सारे ऐसे, जब बहुत जल्दी बहुत सारे ऐसे टेस्ट करा दूँ जिनको हम टेस्ट भी नहीं कह सकते, सिर्फ प्रैक्टिस है। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपके सामने लाना, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके सामने लाना, थोड़ी सी स्पीड से। आज मैंने स्पीड थोड़ा ज़्यादा रखी है, अगर आपको स्पीड कम करानी है तो कमेंट कीजिए, इतनी रखवानी है तो कमेंट कीजिए, और यही सिस्टम अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करके बताइए भाई। ठीक है, तो भाइयों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।